मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी लम्हे गुजर गए। उम्र की दहलीज पर एक और दिन ढल रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। मैं इस कॉटेज की बालकनी में खड़ा सामने बैठे उस लाल सूरज को समुद्र में डुबकियां लगाते देख रहा था। अकेला, चुप, खाली। आज हाथों में न तो कोई काम था न ही कोई ऑफिस की फाइल। बस बालकनी की इस रेलिंग को कसकर थामे जैसे मैं भागते वक्त को रोकना चाह रहा था, जो पिछले 3 सालों से एक रिश्ते का चेहरा ढूंढते हुए मुसाफिर से हो गए थे। जैसे जैसे सूरज रात की बाहों में समाने लगा तो शोर मचाती आवारा लहरें भी अलसाने लगीं। जैसे शाम ढलने पर वो भी अपने घर लौट आई हूं, मेरी तरह। नहीं, ये घर, ये कॉटेज मेरा नहीं था। मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार केरल आया था। पहली बार समुद्र देखा था, गीली रेत पर बिखरी सीपियां देखी थीं। पहली बार कोई बीच देखा था। और 5 दिन के लिए केरल के इस बीच पर जिसके साथ आया था वो अंदर कमरे में लेटी हुई थी। मैंने पलटकर खिड़की की ओर देखा तो गुलाबी पर्दे के पीछे से उसकी वो हल्की सी झलक मिली। वो ऊन के किसी नरम गोले की तरह बिस्तर में सिमटी पड़ी थी। पर्दों से छनकर आती रोशनी के टुकड़े उसकी आंखों पर ठहरे थे और रेशमी बालों की वो लंबी सी चोटी बिस्तर से नीचे की ओर ढलकी हुई थी। वो पूर्वी थी, मेरी पत्नी। नाराज होकर लेटी थी मुझसे। आज जब दिन भर की थकान ओढ़े वापस कॉटेज लौट रहे थे तो बोली, क्या जरूरत थी कहने की सबसे? सीधा बोल देते ना, घूमने आए हैं। क्यों कह देता झूठ? मैंने कहा, जब हनीमून पे आए तो आए हैं। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रही हो, अब क्यों? शादी के 3 साल बाद क्यों? लेकिन वो बिना कुछ कहे अंदर बिस्तर पर जा लेटी थी। सफर की थकान थी या जहन में उठते सवालों के बवंडर को रोकने की कोशिश, वो जल्द ही नींद की आगोश में थी। लेकिन मेरी आंखों में न तो नींद थी न ही कोई थकान। थकान तो जैसे आज पलकों से टूटकर दूर जा गिरी थी। मैंने पूर्वी से नजर हटाते हुए वहीं खिड़की के पास रखी कैनवस चेयर पे कुछ सुकून तलाश लिया। न जाने क्यों ये समंदर की खामोशी, हवाओं में बिखरी ठंडक मेरे जहन को राहत, एक हल्केपन का एहसास करा रही थी। मेरा दिल जैसे अजीब ख्वाहिशों की गिरफ्त में था। इस 32 साल के मीत को शादी के 3 साल बाद अपनी ही पत्नी से प्यार हो गया था। मेरे सामने फैला समंदर चांदी की लकीर सा हो गया था। रात की सौंधी खुशबू को मैं धीमे धीमे अपनी सांसों में भरने लगा तो लहरों से टकरा कर आती सनसनाती हवाओं ने कानों को छू भर लिया। मेरे अंदर एक टीस सी उठी। मैंने झट से अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाले तो चेहरे पर मुस्कान उतर आई। लाख मना करने के बावजूद भी घर से निकलते वक्त पूर्वी नहीं मानी थी। बोली, जेब में रखिए। इतना प्यार? मैंने कहा था। प्यार नहीं है, उसने मेरी ओर बिना देखे सूटकेस को एक और खिसकाते हुए कहा था। तो क्या है पूर्वी? मैंने कहा तो उसकी नजरें झपक कर एक जगह जमीन पर ठहर गईं। क्यों पूर्वी पुकारे जाने पर वो बर्फ की तरह जम गई थी? कोयल की तरह दिन रात चहकती मेरी पूर्वी ने पिछले 8 महीनों से किसी खंडहर सी खामोशी ओढ़ ली थी। वो न जाने कैसी हो गई थी। उसका वो भोलापन, वो नादानियां, वो कभी ना खत्म होने वाली बातें मैं एक अरसे पहले खो चुका था। शायद उसके साथ साथ मैं खुद को भी एक अरसे पहले खो चुका था। आज भी वो खामोशी की चादर लपेटे अंदर कॉटेज में थी और मैं यहाँ बालकनी में अकेला बैठा अपना अतीत खंगाल रहा था। मेरा दिल मेरी उंगली पकड़कर मुझे 3 साल पहले अचानक आए माँ के उस खत तक ले गया जिसमें आदेश था, फौरन लौटो। मन में दौड़ लगाते सारे बुरे ख्यालों को पीछे छोड़कर जब मैं घर पहुंचा तो देखा माँ आंगन में बैठी हरी मिर्चों में मसाला भर रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान पढ़कर मेरे चेहरे का डर दूर हो गया था। मैं बैग को वहीं दरवाजे पर छोड़ भाग कर माँ के गले लगा ही था कि पीछे से हंसने की आवाज़ आई।
पलटकर देखा तो दरवाजे से एकदम सटकर पूर्वी खड़ी थी। वही पूर्वी जिसके साथ मेरा बचपन पंख लगा के न जाने कब उड़ गया। बचपन जहां तितलियों के पीछे बेसुध भागती पूर्वी थी, जहां दादी की नजर बचाकर पेड़ों से कच्चे अमरूद तोड़ता हुआ मीत था, जहां मीत मीत की माला जपती जरा सी पूर्वी थी, जहां पूर्वी को पूर्वी कहकर चिढ़ाता हुआ जरा सा मीत था। अपने उसी बचपन से मैं पूरे 8 सालों बाद मिल रहा था। जब वो मेरा बैग घसीट कर अंदर कमरे में लगाने लगी तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगली सुबह ही सब आईने की तरह सामने था। मेरी शादी पूर्वी से तय हो चुकी थी। जिसे चाहा ही नहीं उसका मिल जाना भी जिंदगी को दर्द दे सकता है, मैं पहली बार महसूस कर रहा था। इधर उधर के हजारों बहाने बनाने के बावजूद भी माँ मेरी बात कहाँ मानने वाली थी। मैंने कहा, उसमें बचपना है, तुझसे ज्यादा समझदार है, माँ बोली थी। अरे दिल्ली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तूने तो कर लिया ना, माँ ने कहा। वादा आपने किया था उसकी माँ से, तो आप संभालो, मुझे क्यों घसीट रहे हो? इतना कहकर मैंने सर झुका लिया। माँ ठहर कर मुझे गीली आंखों से देखती रहीं। जैसा हमेशा होता आया था, इस बार भी वही हुआ। 1 सप्ताह बाद मैं वापस दिल्ली लौट आया था। मैं नहीं, हम। साथ में चटख लाल रंग की साड़ी में लिपटी पूर्वी भी मेरे साथ आई थी। माँ की बात रख ली गई और मैं अपनी इच्छाओं को, भावी जीवन साथी को लेकर बुने गए अपने सपनों को वहीं गांव के मोड़ पर छोड़ आया था। दिल्ली पहुंचकर ऑफिस में दोस्त जहां मुझ पर गुपचुप प्रेम विवाह के तंज कसना नहीं भूले थे, वहीं बॉस ने पार्टी मांग ली। मेरा दिल जैसे डूब सा गया। शर्म एक गीली लकीर बन के आंखों में उतर आई। कैसे मिलवाऊंगा पूर्वी को अपने बॉस से? उसे तो शायद ठीक से हेलो कहना भी नहीं आता। कहीं सबके पैरों में गिर गिर कर अपनी कमर के साथ मेरी इज्जत का भी फालूदा ना बना दे। मेरा मन उस MBA डिग्री को फाड़ कर फेंकने का कर रहा था जो मुझे इस जिल्लत से बचाने में बेअसर थी। शाम को पार्टी में मैंने पूर्वी के टेबल मैनर्स न जानने वाली बात को अपनी सहूलियत के अनुसार ढक लिया था। डिनर टेबल पे मैं उसे अपने हाथों से खिलाता रहा और कलीग्स हमें टाइटैनिक के रोज और जैक कहकर चिढ़ाते रहे। और जब हम बाइक से वापस लौट रहे थे तो वो मेरे कंधे पर अपनी हथेली टिकाकर थोड़ा आगे झुकी और कान में चहकते हुए बोली, थैंक यू, एक्टिंग थी बस, मैंने कहा। इनाम दिलवा दूं? पूर्वी हंसते हुए बोली, नहीं, वीरता पुरस्कार दिलवा दो, तुम्हें झेल जो रहा हूं। ये कहते हुए मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाकर उसके सवालों पर फुल स्टॉप लगा दिया था। जहां एक और मैं पूर्वी को अपनी नियति समझकर स्वीकार करता जा रहा था, वहीं उसकी आंखों में जब कभी खुद के लिए प्यार दिखता तो सीने में एक बेचैनी, एक छटपटाहट महसूस होती। एक सवाल कि क्या मुझे एक ऐसी लड़की के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होगी जिससे मेरा बस नाम का रिश्ता था। न जाने क्यों मुझे यकीन हो चला था कि आत्मीयता या आपसी समझ जैसा कोई पुल मेरे और पूर्वी के बीच न था और न कभी बन पाएगा। एक ही घर में, एक ही रिश्ते में रहकर भी जैसे हम दोनों अपने अलग ही सफर पर चल रहे थे। जहां मेरी उबासी लेती जिंदगी सुबह मेरे साथ ऑफिस के लिए निकलती और शाम ढलते वापस घर लौटने का ख्याल मुझे परेशान कर देता, वही पूर्वी को कई बार झिड़कने, उसके अस्तित्व को बेपरवाही से नकारने के बावजूद भी वो मुझे वैसी ही मिलती, मुझ पर बेमतलब की मुस्कानें खर्च करती हुई। न जाने कौन से रंग में ढली थी उसकी दुनिया जो रोज मुझे उसके एक नए किरदार से मिलवा देती। कभी मेरे ऑफिस से वापस लौटने पर उसका वो किवाड़ के पीछे छुप कर मुझे अचानक चौंका देना, भौ, और कभी शैम्पू के झाग को हाथ में लेकर वो एकदम से फूंक मारकर पूरे कमरे को बुलबुलों से भर देना। और उस दिन तो उसने हद ही कर दी थी। बाहर ठंड तेज थी और मैं रजाई ओढ़े मन ही मन दिन भर के बोरिंग से कामों की लिस्ट बना रहा था कि तभी धमाका हुआ कान के पास, एकदम तेज। मेरा दिल धक रह गया। हड़बड़ाते हुए मैंने आंखों से रजाई हटाई तो देखा सामने पूर्वी थी। उसके एक हाथ में एक फटी हुई पॉलिथीन थी और उसके होठों पर अटकते शब्द,
हैप्पी वाली मैरिज मीत? ये क्या पागलपन है? मैंने कहा। मेरी आवाज में तलखी थी। वो कुछ सकपका सी गई और रुक रुक कर छलकती हंसी को होठों में भींचते हुए रसोई में चली गई। मैं मन मसोसते हुए बिस्तर से उठा, तभी लैंडलाइन खड़क गया। मुझे सालगिरह की बधाई मिली थी और साथ ही ये जानकारी भी कि मेरे घर उस शाम पार्टी थी। फोन रखते ही मैं पूर्वी पर चिल्ला पड़ा। मुझसे पूछना जरूरी नहीं लगा तुमको? सरप्राइज भी पूछ के दूं क्या? और मुझ पे चिल्लाओ मत। वो तुम ही थे ना जो अपने जन्मदिन पर काकी माँ को बिना बताए पूरे स्कूल को बुला लेते थे। यही तो, तुम अब तक वहीं अटकी हो, मैंने कहा और पीछे घनघनाते दूसरे कॉल को अटेंड करने कमरे में चला गया। तो क्या अपनी बर्बादी का जश्न मनाऊं? अरे कोई पार्टी वार्टी नहीं है यार, रोज का मरना है बस। कहते कहते मैं रुक गया, शब्द अटक से गए। सामने पूर्वी खड़ी थी, हाथों में खीर की कटोरी थामे। वो कुछ झिझक गई और मुझसे बिन कुछ कहे रसोई में चली गई। दिल तो शायद रोज ही टूटता होगा पूर्वी का, लेकिन उस दिन मैंने उसके आत्मसम्मान को तोड़ा था। मैं ये भूल गया था कि जिन शब्दों को हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं वो दिल पर गहरी चोट दे जाते हैं। मेरे कहे शब्द भी शायद हमारे बीच बहुत कुछ खामोश कर गए थे। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। पूर्वी रोज की तरह बालकनी में रखे अपने पौधों को पानी दे रही थी। रोज की तरह मेरे कपड़े बेड पर निकले हुए थे। 2 पराठे, चाय का कप टेबल पे था, रुमाल, बाइक की चाबी, सब रोज की तरह परफेक्ट। लेकिन मेरे पीछे पीछे परछाई की तरह घूमती पूर्वी नहीं थी। उसके साथ होते हुए भी उसे याद करना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मेरे ख्यालों में उलझी उस पूर्वी की यादें शोर मचा रही थीं, जिससे मैं पिछले 2 सालों से नफरत करता रहा। घर से ऑफिस के लिए निकलते वक्त उसकी वो बच्चों सी जिद भरी आंखें, जल्दी से आ जाना प्लीज, और फिर आहिस्ता से हिलती हथेली जिसे मैं इग्नोर कर दिया करता था, उसका अचानक समझदार मैच्योर हो जाना मुझे इस तरह हैरत में डाल देगा, ये मैंने कहाँ सोचा था। अब न तो वो पहले की तरह मुझे तंग करती, न ही मेरे लौटने पर बेतुके सवाल करती। बस मेरे कुछ बोलने पर एक टक मुझे ऐसे देखती रहती जैसे मेरी कही हर बात मान लेगी। कुछ भी काम करने से पहले घबरा कर कुछ ठहर जाती। इतनी झिझक मैंने पूर्वी में कभी देखी ही नहीं थी। वो तो अल्हड़ थी, किसी पंछी की तरह आजाद। मेरी सुलझन का जवाब मुझे जल्द ही मिल गया था। वो शाम कुछ बेचैनी भरी थी। ऑफिस से लौटा तो घर की दीवारें उदासी में लिपटी मिली। कमरे में पूर्वी नहीं थी, बस अंधेरा था। लाइट ऑन करते हुए मेरे कदम बालकनी की ओर बढ़े। वो वहीं खड़ी थी, एक कोने में आसमान में टंगे उस अधूरे चांद को तकती हुई, स्थिर, किसी आंख झपकाती मूर्ति की तरह। मैं एक लंबी सांस भरकर उससे बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गया। सामने बिस्तर पर निकले मेरे कपड़ों के साथ ही एक लिफाफा रखा था। मैंने आहिस्ता से उसे खोला। जो सामने था उस पर पहली दफा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस बड़े से साइंटिफिक नाम के नीचे लिखे शब्द बार बार पढ़े, जैसे एक बार और पढ़ने पर शायद वो मिट जाएं, जो मैं पढ़ना नहीं चाहता था। फ्रेजाइल यूटेरस, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल बेबी टिल द एंड। पूर्वी का शरीर कमजोर था, इतना कमजोर कि वो एक बच्चे को उसके जन्म तक नहीं संभाल सकता था। मैं सुन खड़ा था। वो धीमे से बोली, अच्छा हुआ ना मीत, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को वो परवरिश, वो स्टेटस कहाँ दे पाती जैसा तुम चाहते थे। उसका ये सवाल जैसे मुझे अपने ही जहन से मिलवा गया था। सवाल कि मैं आखिर क्या कर रहा था, खुद के साथ, पूर्वी के साथ, हमारे रिश्ते के साथ। कभी कभी जिंदगी हमसे बहुत कुछ छीन कर काफी कुछ दे भी जाती है। तब मैं स्टेटस जैसी बेबुनियाद बातों में इतना उलझा था कि पूर्वी के मन की गहराई कभी नाप ही नहीं पाया। अब जब वो इतनी खामोश हो गई तो मैंने पहली बार महसूस किया कि चुप हो जाने पर, सब कुछ सहन कर लेने पर इंसान
मर सा जाता है। इसी बेचैनी को, अपने रिश्ते में बिखरी इसी कड़वाहट को दूर करने मैं उसके साथ इस बीच पर आ गया था। जो बुरा था वो गुजर गया। इस ढलते और चढ़ते सूरज के बीच मैं अपनी बीती जिंदगी दोहरा चुका था। गले में खराश उतर आई। बालकनी से उठकर मैं कॉटेज में जाने लगा तो देखा वो बाहर अधगीली रेत पर बैठी थी। आज मन में आया उसे बाहर खींच लूं, उस खामोशी की खाई से जिसमें रहकर वो हंसना तक भूल गई थी। मैं वहीं उसके पास जाकर बैठ गया। उसकी हथेलियों को अपनी दोनों हथेलियों के बीच थाम कर उसको देखने लगा। शायद उसकी चुप्पी ने मेरे अंदर उठते शोर को पढ़ लिया था। अपने घुटनों पर गर्दन टिकाकर वो मुझे देर तक देखती रही और फिर जो उसने कहा वो मुझे अंदर तक हिला गया। मैंने झूठ बोला था कि मेरा शरीर एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं झेल सकता। सब झूठ था। वो रिपोर्ट? मैंने लड़खड़ाती हुई जबान में पूछा। वो कुछ नहीं बोली। एक सागर मेरे सामने था और एक पूर्वी की आंखों में उतर आया था। मुझसे ऐसे बदला लिया तुमने? मैंने कहा तो वो मेरे हाथों में बंधी अपनी हथेली को ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो कोई और रास्ता छोड़ा ही कहाँ था तुमने। लेकिन वो बिना कुछ कहे अपनी हथेली छुड़ाकर आगे बढ़ चुकी थी। मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। खुद से एक जिरह छिड़ी थी कि पूर्वी गलत कहाँ थी। गलत तो मैं था। वो मैं था जो उस पर भरोसा नहीं कर सका। वो मैं था जिसने पूर्वी को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या वो मेरे बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाएगी, क्या वो अच्छी माँ बन पाएगी। मेरे अंदर जैसे कुछ पिघल सा रहा था। इस तेज धड़कते दिल ने एक फैसला किया, अच्छा जीवन साथी बनने का, शायद एक अच्छा पिता भी। मैंने सामने देखा, काले बादलों की कैद से निकलकर सूरज ऊपर आ चुका था। वहीं पूर्वी खड़ी थी, नीचे पैरों को छूकर गुजरती लहरों को देखती हुई। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया, बेहद करीब। मेरी आंखों में उसने न जाने क्या ढूंढ लिया। अपना सर मेरे कांधे पर टिकाते हुए बोली, घर चले? अभी तो हनीमून शुरू हुआ है। मैंने हंसते हुए कहा तो वो मुझ में थोड़ा सिमट सी गई। मुझे लगा जैसे मेरे कंधे और ठोड़ी के बीच की वो जरा सी जगह हमेशा से पूर्वी के लिए ही बनी थी। एक रिश्ता अपना साहिल पा गया था और बचे हुए लम्हों को जिंदगी बनाने की ख्वाहिश लिए हम वापस लौट रहे थे घर। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।